and welcome back. So let's discuss the part 2 of your June 2024 paper of BPCS 186, and the subject name is managing stress. So we have 4 questions in section B जो हम आज discuss करेंगे 5, 6, 7 and 8. So let's discuss the first question now. Elucidate stress coping styles. ठीक है. सो कोपिंग बेसिकली रेफर करता है कॉग्निटिव और बिहेवियरल एफर्ट्स जिससे कि आप किसी स्पेसिफिक एक्सटर्नल या फिर इंटरनल डिमांड जो कि अप्रेज होती है एज टैक्सिंग और एक्सीडिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ इंडिविजुअल, उससे आप क्या करते हो, एक बेसिकली डील करते हो. ठीक है. तो बेसिकली कॉग्निटिव और बिहेवियरल एफर्ट्स आपके जिससे आप किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल सिचुएशन को डील करते हो, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील करते हो, उसी को हम बोलते हैं कोपिंग. ठीक है. कोपिंग स्टाइल्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली आपके 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग और इमोशन फोकस्ड कोपिंग, जैसे कि आपका सजेस्ट किया था लजारस एंड फोकमैन ने 1984 में. अब एक एक करके हम सारे स्टाइल्स को देख लेंगे. पहला है आपका प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग. सो इस स्टाइल में ना आप डायरेक्टली जो सोर्स ऑफ स्ट्रेस है ना, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हो या उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हो, जिसमें कि आपकी स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं प्लानिंग, सीकिंग इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट, एक्टिव कोपिंग. प्लानिंग में क्या होता है कि आप ये सोचते हो कैसे उस स्ट्रेसर को हम शांत कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और क्या इसके लिए हम एक्शन प्लान्स को डिवाइस कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है जो अपने एग्ज़ाम्स को लेके स्ट्रेस्ड है, तो वो अपना स्ट्रेस कैसे दूर कर सकता है, बाय मेकिंग स्टडी टाइम टेबल. देन सेकंड इज सीकिंग इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट. सो वो क्या करेगा इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट में, अपने टीचर्स को, पीयर्स को, अपनी फैमिली को अप्रोच करेगा, किसके लिए, प्रैक्टिकल हेल्प के लिए और एडवाइस के लिए. थर्ड आता है एक्टिव कोपिंग. एक्टिव कोपिंग में वो डायरेक्टली खुद ही स्टेप्स लेगा ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. जैसे कि अगर उसको अपने एग्ज़ाम्स को लेके स्ट्रेस हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है इस केस में, वो ज़्यादा काम कर सकता है, ही कैन वर्क हार्ड, ऑल्सो ही कैन मेक टाइम टेबल. ठीक है. और अच्छे से टाइम को बेटर वो यूज़ कर सकता है, मैनेज कर सकता है, ताकि वो एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स से पास हो सके और अच्छी तैयारी कर सके. ठीक है. सो जो आपका प्रॉब्लम कोपिंग है, आपका जो आपका प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग है, ये तभी इफ़ेक्टिव होता है जब इंडिविजुअल का ना स्ट्रेसर के ऊपर कंट्रोल हो. ठीक है. अब जिस सिचुएशन में इंडिविजुअल का स्ट्रेसर के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, और तब वहाँ पर आता है आपका इमोशनल या फिर इमोशन फोकस्ड कोपिंग. इस स्टाइल में ना आपका बेसिकली क्या होता है, आप एफर्ट्स इन्वॉल्व करते हैं फॉर रेगुलेटिंग इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू अ स्ट्रेसर रादर देन चेंजिंग अ स्ट्रेसर इटसेल्फ. इसमें आप अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को चेंज करते हो, रेगुलेट करते हो स्ट्रेसर के अकॉर्डिंग, ना कि उस स्ट्रेसर को ही चेंज करते हो. ठीक है. इसमें आपके कौन कौन से मेथड्स आ जाते हैं, जैसे कि सीकिंग इमोशनल सपोर्ट, अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करना, अपनी फैमिली से बात करना, ताकि आप सिंपैथी गेन कर सको, कुछ उनको अपने बारे में समझा सको, अपनी सिचुएशन के बारे में, और उनसे एडवाइसेस ले सको, मॉरल सपोर्ट सीख कर सकते हो. ठीक है. फिर आता है पॉजिटिव रीअप्रेजल. तो इसमें पॉजिटिव रीअप्रेजल में क्या होता है कि आप एक पॉजिटिव मीनिंग फाइंड करते हो किसी भी सिचुएशन का, जिसमें कि आप ये सोचो कि ये सिचुएशन जो है, ये मेरे लिए एज अ अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के लिए. फॉर इंस्टेंस अपने फेलियर को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, रादर देन उससे मायूस होकर बैठ जाओ, उसको लर्निंग एक्सपीरियंस समझना. फिर आता है आपका एक्सेप्टेंस, कि आप एक्सेप्ट करते हो सिचुएशन की रियलिटी को और उसके साथ जीना सीख लेते हो. ठीक है. फिर है आपका डिनायल और अवॉइडेंस. डिनायल और अवॉइडेंस में क्या होता है कि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से ही रिफ्यूज़ कर देते हो या फिर उसको अवॉइड करते हो मेंटली और बिहेवियरली. देन यू हैव सेल्फ ब्लेम. सेल्फ ब्लेम में आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हो, किसी भी गलत, कोई भी अगर आपके लाइफ में सिचुएशन ख़राब हो रही है, तो सेल्फ ब्लेम में आप अपने ऊपर ही ब्लेम करने लग जाते हो, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हो कि ये सिचुएशन मेरे वजह से क्रिएट हुई है करके. देन अगर आपका स्ट्रेसर जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है और प्रोलॉन्ग्ड है,
तो ऐसे में आप ये भी कर सकते हो, ये भी करते हो कि आप अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए मल्टीपल वेज को यूज़ करते हो, जैसे कि अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग्स का एडिक्शन, देन बिंज ईटिंग हो गई, ज़्यादा टीवी देखना, ज़्यादा सोना, ताकि आप अटेंशन को डाइवर्ट कर सको। जो आपका इमोशन फोकस्ड कोपिंग है, ये तब यूज़फुल होता है जब आपका स्ट्रेसर जो होता है ना, वो इंडिविजुअल कंट्रोल से बाहर हो, ठीक है। जैसे कि कोई क्रॉनिक इलनेस आ जाए या फिर किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए, तो ऐसे केस में कौन सा मेथड होता है आपका, इमोशनल या फिर इमोशन फोकस्ड कोपिंग, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क देखो क्या था। प्रॉब्लम फोकस्ड में आप सीधा प्रॉब्लम पे फोकस करते हो, स्ट्रेसर पे फोकस करते हो और उसको मिटिगेट करने की कोशिश करते हो, रिमूव करने की कोशिश करते हो, ठीक है, और रिड्यूस करने की। लेकिन अपने इमोशन फोकस्ड कोपिंग में आप अपने इमोशंस को बेसिकली क्या करते हो, रेगुलेट करते हो स्ट्रेसर के अकॉर्डिंग। फिर आता है मीनिंग फोकस्ड कॉपिंग, अवॉइडेंस कोपिंग और प्रोएक्टिव कोपिंग। मीनिंग फोकस्ड कॉपिंग में बेसिकली क्या होता है, इसमें आप जो है अपना जो अटेंशन है वो अपनी पर्सनल बिलीव्स पे लेके जाते हो, वैल्यूज़ पे और गोल्स पे, ताकि मोटिवेट कर सको और सस्टेन कर सको कोपिंग को स्ट्रेसफुल पीरियड्स के टाइम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे रिलीजियस कोपिंग होती है, ठीक है, या फिर जैसे कि कोई आप रिलीजियस प्रेयर करते हो कि आपकी सिचुएशन बहुत ही बुरी है, तब आप रिलीजियसली प्रेयर करते हो कि भाई भगवान मेरी सिचुएशन ठीक हो जाए। या फिर एक पॉइंट ये होता है कि आप उस सिचुएशन को ये समझ लो कि ये जो सफ़रिंग है ना, वो आपकी लाइफ का पर्पस है, पार्ट है लाइफ पर्पस का, ठीक है। तो ये बेसिकली हेल्प करता है आपका उस जो अनकंट्रोलेबल स्ट्रेसर है ना, उससे अडेप्ट करने में, बाय फाइंडिंग मीनिंग एंड मेंटेनिंग होप। देन यू कम टू फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ अवॉइडेंस कोपिंग। अवॉइडेंस कोपिंग में क्या है, इसमें आप ये एक करेक्टराइज्ड होता है आपका एफ़र्ट्स के द्वारा, जो कि करे जाते हैं ताकि आप स्ट्रेसर से डील कर सको और उनसे जो है टू अवॉइड डीलिंग विद द स्ट्रेसर। अवॉइडेंस में क्या है बेसिकली, आप किसी कोई भी सिचुएशन है ना, उसको अवॉइड करते हो, रादर देन फेसिंग इट आप उसको अवॉइड करोगे, ठीक है। ये होता है अवॉइडेंस कोपिंग में। वाइल इट प्रोवाइड, ये जो है ना, जब आप अवॉइड करते हो किसी सिचुएशन को, तो हो सकता है वो टेम्पररी रिलीफ तो दे दे, बट लॉन्ग टर्म में वो क्या लीड करता है, वो इंक्रीज्ड स्ट्रेस हो जाता है आपको और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। अब आपने देखा होगा, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा स्ट्रेस आपकी लाइफ में राइज हो जाता है जिसको आप टाइमली डील नहीं करते हो, तो वो टाइम टू मतलब विद टाइम वो बढ़ता ही जाता है, आपके ब्रेन में एक्यूमुलेट होता ही जाता है वो इमोशंस, और वो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो कि अभी नहीं, कल डील करूँगा सिचुएशन से, परसों डील करूँगा, तो ऐसे केस में ना आपका जो इमोशनल वो है, वो बैगेज वो बढ़ता ही जाता है और एट दी एंड फिर कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी या स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा। आप ज़्यादा सोओगे उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, प्लस सब्सटेंस अब्यूज़ करोगे, जैसे अल्कोहल ले लिया, ड्रग्स में पड़ जाओगे, तो ये सारी चीज़ें। फिर आती है आपकी फिफ्थ, प्रोएक्टिव कोपिंग। प्रोएक्टिव कोपिंग में आपका बेसिकली आपका एफ़र्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपके जर्नल रिसोर्स को बिल्डअप करते हैं, और वो जो जर्नल रिसोर्स है वो एक बफर की तरह एक्ट करता है फ्यूचर स्ट्रेसर्स के अगेंस्ट। फॉर इंस्टेंस देखो, हो सकता है कि आगे जाके आपको पैसों के लिए स्ट्रेस रहे, तो आप क्या करते हो, अभी से मनी को सेव करना शुरू कर देते हो, ताकि आगे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो और उससे स्ट्रेस जनरेट हो तो वो ना हो। आगे आपको पता है कि जॉब्स का पता नहीं चलता, तो आप नई नई स्किल्स लर्न करते हो, ताकि अगर कोई जॉब स्विच करनी पड़े तो आप इजीली स्विच कर सको। तो इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। फिर आता है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कोपिंग स्टाइल्स। ये डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ स्ट्रेसर पे और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। सो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग ये मोर अडेप्टिव है जब आपका स्ट्रेसर्स जो है वो कंट्रोलेबल हो, और जो इमोशनल फोकस्ड कोपिंग है ये तब बेनिफिशियल है जब जो आपका स्ट्रेसर है वो अनकंट्रोलेबल हो, ठीक है। However, flexibility to use different coping styles according to situation is ideal. So situation के अकॉर्डिंग ही आपके फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज़ कोपिंग स्टाइल्स हो जाता है, एंड रिजिड यूज़ ऑफ सिंगल कोपिंग स्ट्रेटजी मे लीड टू मैल एडजस्टमेंट।
कोपिंग स्टाइल्स बेसिकली डाइवर्स और डायनेमिक होते हैं। इफ़ेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर करती है आपके अप्रोप्रिएट ब्लेंड ऑफ प्रॉब्लम फोकस्ड, इमोशन फोकस्ड, मीनिंग फोकस्ड और प्रोएक्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन सिचुएशनल डिमांड एंड पर्सनल अप्रेजल। तो ये सारी चीज़ें आप लिख के आ जाना पेपर में। सो द सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो रिलैक्सेशन टेक्निक्स वो मेथड्स होते हैं जो आपके फिज़िकल और साइकोलॉजिकल टेंशन्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, वो मेथड्स जो आपकी साइकोलॉजिकल और फिज़िकल टेंशन को क्या करें, रिड्यूस करें, उन मेथड्स को, उन टेक्निक्स को बोलते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स। सो ये बेसिकली जो बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स होते हैं ना, उसको काउंटर करके आपको एक ऐसी स्टेट में लेके जाते हैं जो कि एक काम स्टेट होती है। जैसे कि आपकी रिलैक्सेशन टेक्निक्स में क्या आ जाता है, जब भी आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना होता है तो आप क्या करते हो, डीप ब्रीदिंग करते हो। आपको यही कहा गया है ना, जब भी आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, जो भी सिचुएशन है उसमें स्ट्रेसफुल हो जाए, तो व्हाट डू, यू डीप ब्रीद। ठीक है, डीप ब्रीद करोगे तो जितना आप डीप ब्रीदिंग करोगे उतना आपका जो सिस्टम है वो रिलैक्स होता जाएगा। अब इसमें क्या, डीप ब्रीदिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है आपका, इसमें स्लो, डीप और रिदमिक ब्रीदिंग आप करते हो। आप डीपली इनहेल करते हो नाक के द्वारा, नोज़ के द्वारा, और फिर फ्यू सेकंड्स तक होल्ड करते हो एंड देन यू एक्सहेल स्लोली अपने माउथ से। क्या करोगे, नोज़ से इनहेल करोगे, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 2-3 सेकेंड्स, एक्सहेल थ्रू योर माउथ। ठीक है, ऐसी होती है आपकी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। देन ये हेल्प करता है आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करने में और आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करने में। आगे चलते हैं। तो ये डेवलप किसके द्वारा हुआ था, ये आपका जैकबसन के द्वारा जो है ये डेवलप हुआ था। इसमें आपका बेसिकली इन्वॉल्व होता है सिस्टमेटिकली टेंसिंग एंड रिलैक्सिंग डिफरेंट मसल्स ऑफ अ ग्रुप, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड रिड्यूसिंग मस्कुलर टेंशन एसोसिएटेड विथ स्ट्रेस। सो ये एक टेक्निक है बेसिकली दूसरी, जिसमें जो कि डेवलप हुई थी आपकी जैकबसन के थ्रू। ठीक है, इसमें आपका क्या इन्वॉल्व होता है, जिसमें आप सिस्टमैटिकली टेंसिंग एंड रिलैक्सिंग डिफरेंट मसल ग्रुप्स ऑफ बॉडी। इसमें आप जो डिफरेंट मसल ग्रुप्स हैं बॉडी की, उनको धीरे धीरे करके क्या करते हो, टेंस करते हो सिस्टमैटिकली और रिलैक्स करते हो। सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड रिड्यूसिंग मस्कुलर टेंशन एसोसिएटेड विद स्ट्रेस। अब कभी कभार क्या होता है ना, जैसे स्ट्रेस होता है तो आपने कभी कभार देखा होगा आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर धीरे धीरे करके आप इस तरीके से मसाज करते हो, रिलैक्स करते हो। ठीक है, अदरवाइज़ आपने ये भी देखा होगा कईयों को बिल्कुल सेंटर पॉइंट में जब भी स्ट्रेस होता है तो ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर और यहाँ पर दर्द होता है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से मसाज करके अपना स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। जो मसल्स हैं ना, ग्रुप ऑफ मसल्स इन द बॉडी, आप उसको काम कर सकते हो। कईयों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है और नेक में प्रॉब्लम होती है जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि स्ट्रेस का हमारी कौन सी मसल पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है और हम उस मसल को क्या कर सकते हैं, उस मसल ग्रुप को रिलैक्स कर सकते हैं। फिर आपका आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में आप क्या करते हो, आप एक पीसफुल सिचुएशन को विजुअलाइज करते हो और प्लेजेंट सिनेरियोज़ को। जैसे कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप इमेजिन क्या करोगे कि यस, कि मैं बीच पे हूँ, मैं बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा हूँ, या फिर मैं बहुत ही नेचर के बीच में हूँ, मैं नेचर को इंजॉय कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशंस को आप इमेजिन करते हो। तो बेसिकली इमेजिन करने का मोटिव क्या होता है कि जो आपका माइंड है ना, वो जो करंट स्ट्रेसर है आपके माइंड पे, उससे डिस्ट्रैक्ट होके उस सिचुएशन पे चला जाता है और वहाँ से क्या होता है, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इवॉक होते हैं। क्योंकि जैसे ही आप अपने इस स्ट्रेसर को छोड़ के किसी और सिचुएशन के बारे में सोचोगे जो कि प्लेजेंट है और कामिंग है, तो आपका माइंड भी वैसे ही सिग्नल्स आपको जनरेट करने शुरू कर देगा। तो दिस इज़ नोन एज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के बाद आता है आपका ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग आपकी डेवलप करी गई थी स्कल्स के द्वारा। ये इसमें आपकी सेल्फ स्टेटमेंट यूज़ होती हैं अबाउट हैवीनेस, वार्मथ,
calmness to produce relaxation. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर हार्ट पे हाथ रख के बोलती हूँ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। तो उससे क्या होगा, एक तो मेरे को शांति मिलेगी, ठीक है, मैं काम महसूस करूँगी, मेरे ब्रेन पे सिग्नल जाएगा कि हाँ मैं रिलैक्स हो रही हूँ, रिलैक्स हो रही हूँ। तो जो ब्रेन वापस से सिग्नल भेजेगा ना, वो वैसे ही होगा कि वो रिलैक्सिंग सिग्नल्स भेजेगा आपके पास भी, ठीक है, जिससे कि आप रिलैक्स वाकई में फ़ील करोगे कुछ टाइम के बाद में। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो कि बार बार ये रिपीट करना कि मेरे जो आर्म्स हैं ना वो हैवी हैं और वार्म है, मेरे आर्म्स हैवी हैं और वार्म है। तो इससे क्या होगा, एक रिलैक्स्ड स्टेट इंड्यूस हो जाएगा आपके अंदर, ठीक है। सो ये आपने बहुत सारी आपकी टेक्निक्स होती हैं जिनको ऑटोजेनिक टेक्निक्स बोलते हैं। जैसे ये सिर्फ एक एग्जांपल है दैट माय आर्म्स आर हैवी एंड रिलैक्स्ड, तो ये सब बोलना, ठीक है। देन कि आई लेट गो ऑफ ऑल द बैड मेमोरीज, इस तरीके से बोलना। आप ये सब चीज़ें कर सकते हो अपनी ऑटोजेनिक ट्रेनिंग में, ठीक है। बायो फीडबैक, सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में, जैसे कि हार्ट रेट और मसल टेंशन्स। और इंडिविजुअल जो है वो लर्न करता है कि कैसे इन फंक्शंस को कॉन्शियसली आप कंट्रोल कर सकते हो ताकि स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। फिर दूसरी टेक्निक आती है, पहली हमने पढ़ी थी रिलैक्सेशन टेक्निक्स, अब दूसरी आती है आपकी मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेडिटेशन ना एक मेंटल प्रैक्टिस है जो जिसमें आपकी अटेंशन जो है वो फोकस हो जाती है और आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। ये आपकी माइंड को, बॉडी को काम करता है, जो कि डिस्ट्रैक्शंस है उसको रिड्यूस करता है और एक साइकोलॉजिकल वेलबींग को प्रमोट करता है। तो 3 तरीके की आपकी मेडिटेशन होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है माइंडफुल मेडिटेशन, दूसरी होती है आपकी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड थर्ड वन इज़ ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। देखो, माइंडफुलनेस में क्या होता है कि आप जो भी थॉट आ रहा है ना आपके माइंड में, उसके टुवर्ड्स आप अटेंशन दे रहे हो प्रेजेंट मोमेंट पे, नॉन जजमेंटली। चाहे वो थॉट बुरा है, चाहे वो थॉट अच्छा है, आप क्या कर रहे हो, मान लो अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैंने आइज़ क्लोज करी, मेरे माइंड में मान लो 1 सेकंड में 100 थॉट्स क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं मतलब बिल्कुल माइंडफुलनेसली के मतलब बिल्कुल माइंडफुल उसकी तरह क्या करते हैं, माइंडफुली मैं हर एक थॉट को, पैटर्न को ऑब्जर्व कर रही हूँ और अपने उसको नॉन जजमेंटली कि भाई मेरे अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स कैसे आए, ये सोचने की बजाय मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ उस प्रेजेंट मोमेंट पे जो भी मेरे अंदर थॉट्स आ रहे हैं मैं उसकी तरफ अटेंशन पे करती हूँ। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है, आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, कि ये जो मेरे को 1 सेकंड में ये इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आए या फिर पॉजिटिव आए, डिपेंड्स कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या नेगेटिव पॉजिटिव आ रहे हैं। फिर आप उन थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे कि ये कैसे थॉट्स हैं, आइदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव, कितने टाइम में कितने थॉट्स आ रहे हैं। प्लस फिर जब वो थॉट्स आपके अंदर जनरेट हो रहे हैं तो आपको उसके टुवर्ड्स फीलिंग कैसी आ रही है, ठीक है। एंड देन जब आपको फीलिंग्स आ रही हैं, अच्छी फीलिंग है या बुरी फीलिंग है, एंड देन कि आपकी जो बॉडी सेंसेशंस हैं वो कैसे अराइज हो रही हैं और कैसे पास कर रही हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, और वो ट्रॉमा आपके दिमाग में बैठ गया, तो आप जब भी सोच रहे हो तो एक बारी में मतलब थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स उससे रिलेटेड ही, उस ट्रॉमा से रिलेटेड आपको क्रॉस कर रहे हैं। आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है वो सोच सोच के, प्लस जो आपकी बॉडी सेंसेशंस है, आपको शिवरिंग हो रही है या फिर आपके हाथ ठंडे पड़ रहे हैं उस टाइम पे। तो अपनी बॉडी की सेंसेशंस को, फीलिंग्स को और थॉट्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि उस टाइम पे क्या फीलिंग आ रही है, ठीक है, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स और क्या सेंसेशंस हैं। देन रिड्यूसेस रूमिनेशंस एंड इम्प्रूव इमोशनल रेगुलेशन।
ये जब आप ये चीज़ें करने लग जाओगे ना, इससे आपकी रुमिनेशन रिड्यूस होगी और आपका जो इमोशनल रेगुलेशन है ना वो इम्प्रूव होगा। सेकंड आता है आपका ट्रांसेंडेंशियल मेडिटेशन। इसमें ट्रांसेंडेंशियल मतलब बेसिकली ए वाला जो स्टेट होता है ना, इसमें आप एक ट्रांस स्टेट में चले जाते हो। जैसे कि आप कभी भी देखना, आप कोई भी साउंड फॉर एग्जांपल ओम, सिर्फ ओम की साउंड को अगर आप 108 टाइम्स रिपीट कर लोगे ना, आइज क्लोज करके एकदम शांत जगह पे बैठ के जहाँ पर कोई भी नहीं होगा, तो एक आप देखना एक ऐसे ट्रांस स्टेट में जाओगे कि आपको कई बार अपनी बॉडी जो है ना वो बहुत ही लाइट फील होगी। आपको ऐसा भी लगेगा आपकी बॉडी जो है बिल्कुल ट्रांसेंड कर रही है ऊपर तक, ठीक है। आपको ये भी लगेगा कि जैसे ही आप आइज़ खोलोगे ना वो मंत्र जाप करने के बाद, आपको बहुत ही लाइट फीलिंग और बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी बेसिकली, ठीक है। सो इससे इस मेथड से ना, ये जो ट्रांसेंडेंशियल मेडिटेशन है, इससे आपकी होती है रिलैक्सेशन और रेस्टफुल अलर्टनेस, ठीक है। थर्ड वन इज़ ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन में क्या होता है, आप जो नेचुरल रिदम है ना ब्रेथ की, उसके ऊपर फोकस करते हो। फॉर एग्जांपल आपने इन्हेल किया और आपने देखा कि आपकी जो आपका स्टमक है, जो आपकी नेवल है, उससे आपकी ब्रेथ ऊपर आ रही है एंड आप क्या कर रहे हो, इन्हेल कर रहे हो। ऐसे ही जब आप माउथ से एक्सेल कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि आप एक्सेल कर रहे हो माउथ के थ्रू और आपका टमी अंदर जा रहा है, ठीक है। एक बार जब सांस अंदर ले रहे हो, टमी बाहर जा रहा है, ब्रेथ ऐसे आ रही है। और इस तरीके से अपनी एक एक ब्रेथ को आप क्या कर रहे हो, आप सेंस कर रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली इसमें आप जो नेचुरल रिदम है ब्रेथ की उस पर फोकस करते हो। तो इससे होता क्या है, ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और एनजाइटी रिड्यूस होती है। बेनिफिट्स क्या हैं आपके मेडिटेशन के स्ट्रेस मैनेजमेंट में। पहला बेनिफिट है, इससे हार्ट रेट जो होती है ना वो कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसके लेवल कम हो जाते हैं। तीसरा, आपका मूड इम्प्रूव हो जाता है और इमोशनल स्टेबिलिटी आप अचीव करते हो। आपकी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज़ हो जाती है और आपकी कोपिंग एबिलिटी, किसी भी स्ट्रेस से लड़ने की आपकी एबिलिटी जो है, कोप करने की एबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। आपको एक इनर पीस मिलती है और रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है। फिर आता है आपका प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट। तो इसमें आपकी रेगुलर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, डेली या फिर फ्यू टाइम्स अ वीक। देन आपको एक शांत जगह चूज़ करनी होती है जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो। आपको कंफर्टेबली बैठना होता है, स्पाइन आपकी इरेक्ट होनी चाहिए, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और आप क्या करोगे, इस तरीके से बैठ के एनी मतलब कैसी भी पोजीशन ले लो, ठीक है। और ऐसी अगर आप मुद्रा करो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो जब आप इस मुद्रा में बैठते हो एंड फिर अपनी एक एक ब्रेथ पे क्या करते हो, वर्क करते हो, ठीक है, उसको महसूस करते हो। और एक एक ब्रेथ को जैसे वो अंदर जा रही है और वो बाहर आ रही है, उसको आप कंफर्टेबली क्या करते हो, फोकस करते हो उस ब्रेथ पे, उस मंत्रा पे, या फिर अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस पे, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, पहली लिमिटेशन ये है कि बहुत सारी पेशेंस इसमें रिक्वायर्ड होती है और कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, बेनिफिट्स अगर आपको पाने हैं तो। इनिशियली आपको डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है कंसंट्रेशन में, बट जैसे ही आपकी ये प्रैक्टिस रेगुलर होती जाएगी ना, मंथ्स और ईयर्स जैसे ही बीतेंगे, तो आपकी ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही बढ़ जाएगा, ठीक है। इनिशियली दिक्कत आएगी, फिर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। डिस्क्राइब टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, इलुसिडेट द टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। सो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स जो है ये आपकी डेवलप हुई थी स्टीफन कोवे के द्वारा, आपकी बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, ठीक है। सो इसको हम एशनहोवर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये आपकी हेल्प करती है किसमें, प्रायोरिटाइजिंग टास्क बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस टू मैनेज टाइम इफ़ेक्टिवली। इसमें आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करते हो जो कि बेस्ड ऑन अर्जेंसी
और इम्पोर्टेंस कि जो टास्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो टास्क सबसे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जिस पे एक्शन लेने की, आप उसको प्रायोरिटी पे रखते हो ताकि आप टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सको। ठीक है, इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, 3 एंड 4। क्वाड्रेंट 1 में क्या होता है, पहला जो टास्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट है। ठीक है, दूसरी क्वाड्रेंट 2 में होता है कि इम्पॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है। तो पहला क्वाड्रेंट 1 देखते हैं, जिस टास्क में आपको इमीडिएट अटेंशन देने की रिक्वायरमेंट होती है वो आते हैं क्वाड्रेंट 1 में। जैसे कि कोई क्राइसिस हो गया, या फिर आपको कोई डेडलाइन मीट करनी है अर्जेंटली, या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो ये होते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपको एक असाइनमेंट है जो कि 2 दिन के अंदर सबमिट करना है या फिर 1 घंटे के अंदर सबमिट करना है, तो वो इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि उससे आपके मार्क्स लगेंगे, और डेडलाइन है तो अर्जेंट भी है। ठीक है, फिर आता है आपका क्वाड्रेंट 2 जिसमें टास्क इम्पॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट मतलब जैसे कि जो टास्क आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और पर्सनल ग्रोथ के लिए, बट इतने अर्जेंट नहीं है। जैसे कि आपकी कोई प्लानिंग हो गई, या फिर रिलेशनशिप बिल्ड करना हो गया, एक्सरसाइज हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गई। अब स्किल डेवलपमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, कि भाई ये नहीं है कि आपको 2 दिन के अंदर ही स्किल अपनी डेवलप कर लेनी है, उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसी एक्सरसाइज है, 1 दिन का काम नहीं है, रेगुलर करनी पड़ती है। रिलेशनशिप बिल्डिंग है, कोई भी रिलेशनशिप 1-2 दिन में नहीं बनती, उसमें टाइम लगता है ना। ये होता है। देन स्टडिंग रेगुलरली फॉर एग्ज़ाम्स इन एडवांस, अपने एग्ज़ाम्स के लिए एडवांस में रेगुलरली पढ़ना। फिर आते हैं आपके क्वाड्रेंट 3 में, जो अर्जेंट है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो जो टास्क एक अर्जेंट एक्शन तो रिक्वायर कर रहे हैं बट सिग्निफिकेंट नहीं है आपके गोल्स के लिए। जैसे कि कोई फ़ोन कॉल आ गई, ठीक है, कोई अर्जेंट फ़ोन कॉल आ गई जो कि अर्जेंट है बट इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। कोई अनइम्पॉर्टेंट मेल आपका आ गया। आप एग्ज़ाम्पल ले लो कि आप कोई मीटिंग अटेंड करते हो जो कि आपके वर्क से रेलिवेंट नहीं है, इररेलिवेंट है आपके वर्क से रिलेटेड। ठीक है, देन यू हैव क्वाड्रेंट 4 जो कि टास्क अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। उसमें सारी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी इसमें आ जाती हैं। जैसे कि ज़्यादा टीवी देखना, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना विदाउट पर्पस, इसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल। ब्राउजिंग रैंडम वीडियोस फॉर आवर्स, आप रैंडम वीडियोस देख रहे हो घंटों घंटों तक। ये इसमें क्या है, ये अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, की प्रिंसिपल क्या है, इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट मीन्स स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम इन क्वाड्रेंट 2 फॉर प्रोएक्टिव लिविंग। देखो, इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप मैक्सिमम टाइम तो लगा रहे हो क्वाड्रेंट 2 में ताकि आप प्रोएक्टिव लिविंग कर सको और गोल अचीव कर सको, और अपने क्वाड्रेंट 3 और 4 में जो टाइम स्पेंड है ना उसको आप रिड्यूस करो। तो आप क्वाड्रेंट 2 में क्या था आपका, इम्पॉर्टेंट टास्क तो है बट अर्जेंट नहीं है, जैसे कि रिलेशनशिप बिल्डिंग, एक्सरसाइज, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, जिसको आपको फ्यूचर में आपके गोल्स अचीव होंगे जिससे वो, और सबसे ज़्यादा क्वाड्रेंट 2 में अपना टाइम को देना, 3 और 4 में कम करना, रिड्यूस करना 3 और 4 में। ठीक है, टेक्निक्स क्या होती हैं आपकी टाइम मैनेजमेंट की, पहली है एक गोल को सेट करना, एक क्लियर, रियलिस्टिक, जो अचीवेबल हो, और शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म गोल को आप सेट कर सकते हो। ठीक है, पहली ही होती गोल सेट करना, जो एक क्लियर गोल हो, अचीव करा जा सके, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो चाहे लॉन्ग टर्म में अचीव करा जा सके। उसमें आप स्मार्ट क्राइटेरिया यूज़ करो, जैसे कि स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड। देन यू हैव प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन में क्या होता है, आप अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट टास्क डेली के उसको आइडेंटिफाई करते हो। आप ABC एनालिसिस को यूज़ करते हो। A मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, B मतलब मॉडरेटली इम्पॉर्टेंट, C मतलब लीस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। ठीक है, फिर आती है आपकी प्लानिंग और शेड्यूलिंग। प्लानिंग में आप क्या करते हो, डेली, वीकली
और मंथली प्लान्स को क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो। इसमें आप प्लानर्स को यूज़ करते हो, कैलेंडर्स को यूज़ करते हो, डिजिटल ऐप्स को करते हो, ताकि आप जो टास्क हैं उसको सिस्टमैटिकली शेड्यूल कर सको। देन फोर्थ पॉइंट इज़ आप प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करो। जिसमें क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन में, अगर आप बहुत सारा टास्क एक बारी में करोगे तो आप ये सोचोगे कि यार आज मुझसे इतना सारा नहीं होगा, मैं कल कर लूँगा। तो रादर देन कि आप उस बड़े वाले टास्क पे फोकस करो, आप उस बड़े वाले टास्क को छोटे छोटे टास्क में ब्रेक कर लो, ठीक है, और मैनेजेबल पार्ट्स में। सो इससे क्या होगा, अवॉइड करोगे प्रोक्रेस्टिनेशन। थोड़ा टास्क होगा तो उसको आप जल्दी कर लोगे, ठीक है। सो बेसिकली आप सिंपल टास्क से आप शुरू करो, जो कि एक मोमेंटम बिल्ड करे, जैसे कि एक 5 मिनट रूल होता है आपका, ठीक है। देन कम्स टू डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या है आपका, आप टास्क असाइन करते हो दैट अदर्स कैन डू टू सेव टाइम फॉर इम्पॉर्टेंट वर्क, स्पेशली यूजफुल इन ऑर्गेनाइज्ड सेटिंग्स। सो आप टास्क असाइन करते हो जो दूसरे लोग कर सकते हैं, ताकि आप का टाइम सेव हो सके। फिर आती हैं आपकी सेटिंग डेडलाइंस। हर एक टास्क को आपको एक टाइम लिमिट देनी है, ठीक है, ताकि आप एक पेस को मेंटेन कर सको कि मतलब मुझे फर्स्ट वाला टास्क 2 दिन में करना है, सेकंड वाला टास्क मुझे 4 दिन में करना है। तो एक डेडलाइन आपको रखनी है अपने टास्क के लिए। ये आपकी सेल्फ इम्पोज डेडलाइन होंगी, ताकि जितना आपको टाइम मिला है उससे पहले या तब तक आप अपने टास्क को कंप्लीट कर सको, ओके। फिर आते हैं आपके डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना, आइडेंटिफाई करना और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ करना। जैसे कि कोई मोबाइल नोटिफिकेशन आती है तो आप तुरंत उस नोटिफिकेशन को खोल के देखते हो और घंटों घंटों वेस्ट कर देते हो, ठीक है, एक ये डिस्ट्रैक्शन। और एक फालतू की बातों में लग जाना आपस में, मतलब अपने दोस्तों से, नेबर्स से, इधर उधर फालतू इररेलेवेंट कन्वर्सेशंस में लगना। एंड एक्सेसिव मल्टीटास्किंग, ये भी आपको देखना है कि आप जो है मल्टीटास्किंग ज़्यादा ना करो, एक्सेसिव ना हो आपकी। फिर आती है आपकी यूजिंग टाइम ब्लॉक्स। इसमें आप फिक्स्ड ब्लॉक ऑफ टाइम जो है एलोकेट करते हो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे कि 6 से 8 आपको पढ़ना है, 6 से 6:30 एक्सरसाइज करनी है। तो इस तरीके से आप टाइम स्लॉट्स या फिर टाइम ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हो हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो इससे क्या होता है, आप एक अच्छा रूटीन और डिसिप्लिन मेंटेन करते हो। टेकिंग ब्रेक्स, इसमें आप शॉर्ट ब्रेक्स लेते हो टास्क के बीच में, ताकि आप रेजुविनेट हो सको और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सको। इसमें आपकी आती है पोमोडोरो टेक्निक्स। पोमोडोरो टेक्निक देखो, ये लिख के ज़रूर आना। पोमोडोरो टेक्निक में क्या है, 25 मिनट तो आप काम करोगे और 5 मिनट का ब्रेक लोगे, ठीक है, ये होती है आपकी पोमोडोरो टेक्निक। फिर आती है आपकी लर्निंग टू से नो। तो इसमें आपको क्या करना है, ओवर कमिटमेंट को आपको अवॉइड करना है। ताकि उसमें क्या करोगे, ओवर कमिटमेंट को कैसे अवॉइड करोगे, जो भी टास्क आपसे नहीं हो सकते हैं उसके लिए आप सीधा मना करोगे कि नो, आई कैन नॉट डू दिस इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ठीक है। देन रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। एक डे के एंड में आप हर एक टास्क को रिव्यू करोगे, ठीक है, एनालाइज करोगे कि क्या रीज़न रहे, अगर आपसे नहीं हुआ वो टास्क तो डिलेज के क्या रीज़न रहे हैं, और वो जो आपका अनकम्प्लीटेड टास्क है उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है, ठीक है। Now the question is, define problem solving as a technique to manage stress. Elucidate the steps involved in problem solving. प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना, वो आपकी एक CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक, जो कि आपकी स्ट्रेस को मैनेज करने में यूज़ होती है। और कैसे, बाय आइडेंटिफाइंग एंड सिस्टमैटिकली वर्किंग थ्रू प्रॉब्लम्स दैट कॉज स्ट्रेस। उन प्रॉब्लम्स पे वर्क करने से जो कि प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेस कॉज कर रही हैं। इसमें बेसिकली इन्वॉल्व होता है सिचुएशन को एनालाइज करना और उसके लिए डीप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को डेवलप करना, ताकि आप स्ट्रेसर को रिड्यूस करो और एलिमिनेट करो, ठीक है। पर्पस
क्या है आपका कि इसमें आप इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हो ताकि वो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के ऊपर जो है कंट्रोल गेन कर सके, एंजाइटी रिड्यूस कर सके और आपकी जो कोपिंग मेथड्स हैं वो इम्प्रूव हो सके, किससे रिप्लेस करके पैसिव वरी से रिप्लेस कर सके विद अ कंस्ट्रक्टिव एक्शन। ठीक है, पैसिव वरी को रिप्लेस करके कंस्ट्रक्टिव एक्शन लेके। ये यूज़फुल कब है आपका, तो ये इफ़ेक्टिव है जब स्ट्रेस जो है ना वो मॉडिफाइबल प्रॉब्लम से अराइज हो, जैसे कि आपकी वर्कलोड मैनेजमेंट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो गई, एकेडमिक चैलेंजेस हो गए, तब यूज़फुल होता है ये। सो स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आपको प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना होता है और अंडरस्टैंड समझना होता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, फिर उसमें आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं अपने आप से कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम में भी एग्जैक्टली मुझे क्या चीज़ है इस प्रॉब्लम की भी जो मुझे स्ट्रेस कॉज कर रही है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे कि मैं इसलिए स्ट्रेस्ड हूँ क्योंकि मैं अपने असाइनमेंट्स को टाइमली कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। तो ये इसमें मैंने क्या करा, अपने स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई करा। ठीक है, स्ट्रेस तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, पर वो स्ट्रेस है क्यों, क्योंकि मैं असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पा रही हूँ अपना टाइमली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उस पर आ जाओ पॉइंट पे, वो है आपका प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड फॉर्मुलेशन। इसमें आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो डिटेल में, उसको ब्रेक डाउन करते हो स्मॉलर पार्ट्स में, अगर वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है तो देन आप उसका स्कोप, कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स को डिटरमाइन करते हो। देन थर्ड इज़ जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। इसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो सारे पॉसिबल सॉल्यूशन जो हो सकते हैं विदाउट इमीडिएट जजमेंट। ठीक है, कि भाई इमीडिएट जजमेंट के बजाय ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि ये सारे सॉल्यूशंस इस प्रॉब्लम में लग सकते हैं। देन थिंक ऑफ एज मेनी ऑप्शंस एज पॉसिबल इवन इफ सम सीम्स इम्प्रैक्टिकल इनिशियली। जितने भी ऑप्शंस पॉसिबल हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करो, सोचो, भले ही वो शुरू में जो इनिशियली वो इम्प्रैक्टिकल लग रहे हो आपको। ठीक है, तो वो सारे आपको सोचने हैं सॉल्यूशंस। इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। अब जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, सारे सॉल्यूशन सोच लिए, उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन है, उनको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। प्रोज एंड कॉन्स देख लेने हैं आपको, इवैल्यूएट करने हैं सारे ऑल्टरनेटिव के। मोस्ट फिजिबल और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन जो कि अवेलेबल है आपका, उसको आपको चूज़ करना है। ठीक है, फिर आता है आपका इम्प्लीमेंटिंग अ सॉल्यूशन। इसमें आप डेवलप करोगे एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान ताकि आप एक चूजन सॉल्यूशन को कैरी आउट कर सको। इसमें आप इम्प्लीमेंट करोगे सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देन रिव्यूइंग द आउटकम जो कि आपका है इवैल्यूएशन। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप एक्सेस करोगे कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है या नहीं हुई और कम हुई है या नहीं। सो आप ये पूछोगे क्या मेरा सॉल्यूशन काम करा, डिड माई सॉल्यूशन वर्क, और अगर नहीं करा तो आप री एग्जामिन करोगे ऑल्टरनेटिव्स को और प्लान को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर दोगे। ठीक है, चेंजेस कर दोगे उसमें कोई ना कोई अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल एप्लीकेशन देखो, अगर कोई स्टूडेंट है और वो स्ट्रेस्ड आउट है पुअर एग्ज़ाम परफॉर्मेंस की वजह से, तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये पुअर एग्ज़ाम परफॉर्मेंस हुई क्यों। इसलिए देखोगे कि भाई क्या लैक ऑफ प्रिपरेशन और रिवीजन ये इसका कारण है। फिर आप डिफ़ाइन करोगे टाइम मैनेजमेंट को, अनक्लियर कॉन्सेप्ट इन टू सब्जेक्ट्स, जनरेट करोगे सॉल्यूशन को, आप टाइम टेबल बनाओगे, ग्रुप स्टडी को ज्वाइन करोगे, डाउट क्लैरिफाई करोगे टीचर के साथ में। उसके बाद आप इवैल्यूएट करोगे, टाइम टेबल प्लस डाउट क्लैरिफिकेशन जो है वो सीम्स बेस्ट। ठीक है,
इम्प्लीमेंट करोगे, टाइम टेबल को फॉलो करोगे, टीचर को अप्रोच करोगे डेली डाउट्स के लिए, फिर रिव्यू करोगे। इसमें आप इम्प्रूवमेंट देखोगे वीकली टेस्ट स्कोर्स में, जो कि सक्सेस को इंडिकेट करेगी आपकी, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन एग्जांपल है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। और एक आपका 2022 जून का पेपर हो चुका है। बाकी सारे पेपर्स मैं आगे करा दूंगी आपको। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, मेक नोट्स।